सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बुक रीडिंग की ये श्रृंखला, जिसमें पहली है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। अगर हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो शायद इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। इसे पढ़कर ही जान लेंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। ये डेडिकेशन पेज है, ऑथर ने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है और एक ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर, वी आर टुगेदर टू द एंड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं थैंक्स गिविंग पेज पर। यहाँ पर अपने बच्चों को उन्होंने कहा है कि जो टाइम उनका था उनसे चुरा कर ये बुक लिखी है। वाओ! चलिए हम भी जॉर्डन और एमी को थैंक्स कहेंगे। प्रीफेस हम ब्रीफली देख लेते हैं। ऑथर स्टार्ट कर रहे हैं, आई नो दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। डेफिनेटली हर चीज़ का कुछ न कुछ कारण होता है और शायद ये बुक पढ़ने का भी कुछ कारण है जो कि शायद अभी हम ना समझ पाएँ, लेकिन जब समय आएगा तो वो पता चल जाएगा। आगे है उनके पेशेंट कैथरीन के बारे में कुछ डिटेल्स। उसकी फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन बताई गई है और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी मेंशन किया है कि सब कुछ ठीक था। उन्होंने अपनी स्टडीज़ के बारे में बताया है और ये बुक लिखने से पहले जो ऑथर हैं, he had already published 37 scientific papers and book chapters, जो कि उन्होंने साइकेट्री फील्ड में लिख दी थी। ब्रायन हमें कह रहे हैं कि इतने सालों की जो डिसिप्लिन स्टडी रही उससे उनका माइंड एक साइंटिस्ट और फिजिशियन की तरह बिल्कुल मोल्ड हो गया। मतलब एक पाथ पर ही चलता था जो कि उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था और दूसरा कुछ भी उसके अलावा वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। हालांकि उनको पता था कि परा मनोविज्ञान जैसा भी कोई विषय होता है, पर उनका ध्यान वहाँ जा नहीं रहा था। तो शुरू में उन्होंने अपने पेशेंट के लिए टॉक थेरेपी मतलब वार्तालाप के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश की। उसके बाद जब वो काम नहीं आया तो हिप्नोसिस ट्राई किया गया, जिसमें कुछ मेमोरीज जीवन और मृत्यु के बारे में कैथरीन को याद आई और वो उन लक्षणों से जुड़ी हुई मालूम हो रही थी जो भी उनके साथ हो रहा था। साथ ही साथ वो एक चैनल की तरह काम करने लगी थी, जो कि आत्माएं, जैसा कि यहाँ स्पिरिट एंटिटीज़ उनको कहा गया है, उनकी जो सूचना है उनको प्रसारित कर रही थी। कुछ ही महीनों में उसके सारे लक्षण चले गए। लाइफ पहले से अधिक अच्छी और शांत हो गई। ब्रायन को सरप्राइज हुआ कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड था नहीं उनका, पर जिस तरह से ये घटनाएं हुई उससे वो पूरी तरह प्रभावित हो गए। आगे वो कहते हैं कि इन सब का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। There is far too much about the human mind that is beyond our comprehension. Humans अपने माइंड को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। कैथरीन हिप्नोसिस के स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से को जान पा रही थी जहाँ पर उसके पास्ट लाइफ की, पूर्व जन्म की मेमोरीज जमा होकर पड़ी थी और शायद वो वहाँ पहुँच पाई थी जहाँ पूरे मानव जाति की स्मृतियाँ हैं, ऊर्जा का वो सोर्स जो हम सबको घेरे हुए है। आगे इन्होंने बताया है कि विज्ञान अभी भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। इस तरह की रिसर्च से बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसे मेडिसिन, साइकेट्री और फिलोसॉफी के क्षेत्र में। इतिहास ऐसा ही रहा है कि जब भी कोई परिवर्तन या नया विचार आता है तो उसके साथ साथ एक प्रतिरोध भी आता है। मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता, आत्मा, वर्तमान जीवन पर पूर्व जन्मों का प्रभाव, परा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ये मेरा एक छोटा सा योगदान है। हर शब्द जो आप पढ़ेंगे वो सच है, मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, ऐसा ब्रायन कह रहे हैं। इनको 4 साल लगे ये बुक लिखने में। एक रात अचानक उनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि वो इन सब अनुभवों को लिखें और अपने आप तक ये सब जानकारी ना रखें। जैसे कैथरीन के थ्रू उनको ये नॉलेज मिला था, वैसे ही आगे उन्हें अपने थ्रू उसे बढ़ाना था, उस ज्ञान को जो उनको इमॉर्टलिटी यानी अमरता और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में मिला था। अब हम पेज नंबर 11 पर आ चुके हैं। चैप्टर 1 अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई बिलीव वी आर ऑल साइकिकली इनेबल्ड. Some of us have simply developed this skill more than others. तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।